अब हम बात कर लेते हैं द्रव की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। द्रव की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, हेडिंग डाल लेते हैं द्रव की अवस्था। द्रव द्रव की अवस्था, ठीक है। यानी द्रव की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं। देखिए द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने 9th में पढ़ चुका होगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में 9th और 10th में पढ़ चुका होगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें पहला आता है, यानी पहला आता है ठोस, दूसरा आता है द्रव, तीसरा आता है गैस, ठीक है। अब ठोस की बात करते हैं, तो देखिए ठोस जो होता है इसका जो आयतन और आकार जो होता है दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे ये मार्कर है हमारे पास, ठीक है। ये मार्कर का जो आयतन और आकार है वो क्या है, दोनों निश्चित है। क्या इसको बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता है। अगर इसको तोड़ोगे आप तो ये क्या होगा, टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन इसकी आकृति क्या होगी, आयतन वही रहेगी, ठीक है, लेकिन आकृति अलग हो जाएगी, ठीक है। यानी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा ये। तो हम बात करते हैं द्रव ठोस जो होता है वो क्या होता है, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक है। तो इसमें हम पहला हेडिंग लिखते हैं ठोस। ठोस यानी जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। और बात करते हैं कि इसके जो अणु होते हैं, ठीक है, अणु कैसे होते हैं। इसके जो अणु होते हैं, इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई हमारे पास कोई चीज है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी आकृति आप जिस भी आकृति को बनाइए आकृति पे डिपेंड करता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके मान लेते हैं कि अणु क्या होंगे, बहुत नजदीक नजदीक होंगे, यानी इसके जो अणु होंगे कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। यानी देखिए आकर्षण बल अधिक कब होता है, देखिए आकर्षण बल अधिक तब होता है जब अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। जैसे अगर इसमें हम देखते हैं तो इसके अणु के बीच की जो दूरी है वो क्या है, बहुत ही कम है। दूरी कम होने की वजह से इसके जो अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। यानी इसको इनके अणुओं को हमें अलग करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी, यानी बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। यानी किसी भी ठोस वस्तु को अगर आप तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा एनर्जी देंगे तभी वो क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है और इसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसके अणु जो होते हैं बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है। अगला आता है द्रव, अगला आता है द्रव, ठीक है। द्रव क्या होता है, देखिए यानी जिसका आकार जिसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित निश्चित होता है और इनके अणुओं के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अपेक्षा कम होता है, कम
होता है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई बर्तन है, ठीक है, जैसे ये बर्तन हमने ले लिया, इसमें कोई द्रव को भर दीजिए। ठीक है, जैसे हम इसमें द्रव भर दिए। ठीक है, अब द्रव में जो इसके अणु होंगे वो क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, यानी ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से इसके अणु होंगे। ठीक है, तो इनके अणुओं के बीच जो है दूरी क्या होती है, कुछ अधिक होती है। किसके अपेक्षा, इन ठोस के अणुओं के अपेक्षा, जिसके कारण इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी ठोस की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। इनके अणुओं को हम अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इसके जो अणु होंगे वो क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे अगर आप द्रव को गर्म करते हैं तो वो थोड़ी सी एनर्जी पाएंगे तो वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ गया कि इसका आकार। हाँ, आकार देख लेते हैं भाई। आकार जो होता है इसका अनिश्चित होता है। अब किसी आप कोई बर्तन में रखिए, ठीक है, गिलास में रखिए, उसका आकार ले लेगा। ठीक है, उसके बाद कोई बड़े बर्तन में रखिए, उसका आकार ले लेगा। ठीक है, आयतन क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 लीटर जल है। ठीक है, 1 लीटर जल है। ठीक है, 1 लीटर जल को हम किसी गिलास में रखें तभी उसका आयतन क्या होगा, 1 लीटर होगा, या फिर किसी बड़े बर्तन में रखें तभी उसका आयतन क्या होगा, उतना ही होगा। तो आयतन हमारा क्या होगा, नहीं बदल सकता है। ठीक है, लेकिन आकार उसका क्या होगा, बदल जाएगा। आप जिस बर्तन में रखोगे उसका आकार ले लेगा। ठीक है, तो ये समझ गए कि द्रव क्या होता है, यानी द्रव ऐसा पदार्थ है जिसका आकार निश्चित होता है, सॉरी आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, जिसके अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है गैस। ठीक है, अगला टॉपिक आता है गैस। ठीक है, अब देखिए गैस जो होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे लिख लेते हैं गैस। ठीक, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं और इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे देखिए जो गैस होते हैं, ठीक है, इनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है। जैसे समझ लीजिए, जैसे गैस के अणु होते हैं, एक परफ्यूम लीजिए आप। ठीक है, किसी परफ्यूम को आप छिड़किए तो वो क्या होंगे, कुछ देर बाद वो अपने आप गैस की तरह उड़ जाएंगे। क्यों उड़ जाएंगे, क्योंकि इनके अणुओं के जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप किसी चीज को बहुत दूर से खींच रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं खींचेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब वो खींचेगा। लेकिन किसी वस्तु को अगर पास से खींचते हैं तो वो क्या होगा, तो जल्दी खींच जाएगा। ठीक है, तो दूर वाली वस्तु अगर थोड़ी सी आप उसको एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, वो उड़ के बाहर निकल जाएगा, यानी बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि जो गैस के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, गैस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, वायुमंडल में उड़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई गैस लीजिए, वायु को ले लीजिए। ठीक है, तो वायु के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे रैंडम गति करते रहते हैं। ठीक है, और इसका आकार और आयतन देख लेते हैं। ठीक है, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, जैसे इसका आकार ये होगा, जैसे आप किसी बर्तन में रखिए उसका आकार ले लेगा। ठीक है, जिस बर्तन में आप इसको रखेंगे उसका आकार ले लेगा ये। ठीक है, अगर हम गैस की बाटले में रखते हैं तो गैस का आकार ले लेता है, छोटे बाटले में रखेंगे छोटा आकार ले लेगा। ठीक है, आयतन की बात करें तो देखिए, अगर मान लेते हैं 1 kg अगर हम गैस को लेते हैं, ठीक है, गैस यानी एलपीजी गैस को लेते हैं। ठीक है, अगर उस गैस को थोड़ी देर ऐसे छोड़ दीजिए तो इसमें से कुछ मात्रा जो होगा वो क्या होगा, उड़ जाएगा। मतलब कि थोड़ा सा मात्रा, थोड़ा सा मतलब कोई जरूरी नहीं है कि
1 kg में से ½ kg उड़ ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ी सी मात्रा क्या होगी गैस की, बहुत थोड़ी सी मात्रा जो गैस की वो उड़ जाएगी, तो इसका आयतन जो होगा उसमें कमी आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो आता है, देखिए अगला टॉपिक आता है जो द्रव होता है वो, अगला टॉपिक है द्रव को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी द्रव, द्रव का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो देखिए द्रव को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं, यानी द्रव है, ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। पहले तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है, मिश्रण, ठीक है, पहला है मिश्रण और दूसरा है यौगिक, सॉरी शुद्ध पदार्थ, दूसरा है शुद्ध पदार्थ, ठीक है। अब मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें पहला है समांग मिश्रण, समांग मिश्रण, दूसरा है विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला है हमारा तत्व, दूसरा है यौगिक, ठीक है। तो ये समझिए द्रव्य जो है यानी मैटर को, METTER, मैटर को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है मिश्रण, दूसरा है शुद्ध पदार्थ, ठीक है। अब मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला समांग मिश्रण, दूसरा विषमांग मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, ठीक है। तो इतना समझ गए होगे, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल से पढ़ेंगे मिश्रण क्या होता है, ठीक है, समांग मिश्रण क्या होता है, विषमांग मिश्रण क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, इसमें तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है, ठीक है। ये कल के लेक्चर में पढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।